हम तो पार्टीशन के बाद ही अभी आए, जैसे और 1947 के बाद ही पहली बार आए हैं। यह है गुरुद्वारा साहब करतारपुर, सिखों का दूसरा मुकद्दस मकाम, जिसे सिखिज्म के बानी गुरु नानक की याद में बनाया गया है। 1504 में गुरु नानक यहाँ आबाद हुए थे और इस जगह का नाम करतारपुर रखा था, जो कि आज भी मौजूद है। न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल भी यहीं गुजारे थे और ये भी माना जाता है कि उनकी तदफीन भी इसी जगह की गई थी। करतारपुर से 60 किलोमीटर के फासले पर है गोल्डन टेम्पल, सिखों का सबसे मुकद्दस मकाम, जहां उनकी मुकद्दस किताब भी मौजूद है। ये दोनों जगहें कभी सिख किंगडम का हिस्सा थीं, मगर 1947 में अंग्रेजों ने इन दोनों मकामात के बीच एक बॉर्डर बना दिया, जिसके बाद ये दोनों ही दो अलग मुल्कों इंडिया और पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। और इंडिया में रहने वाली सिख मेजॉरिटी में से कई सिख करतारपुर देखने की आस में ही इस दुनिया से गुजर गए। हमारे पिताजी थे ना, वो यहीं पे जमे थे, यहीं पढ़ते थे, वो यहीं से ग्रेजुएशन कैसे पढ़ के गए थे वहाँ पे। गुजरांवाले के रहने वाले हैं, गुजरांवाला हम तो पहले तो बोलते थे मैं दोबारा अपना घर देखना चाहता हूँ वहाँ पे, तो जहाँ में हम रहते थे, क्योंकि हम 47 में सब भागे, सब छोड़ के यहाँ पे अपना सब घर पर छोड़ के भागे, पर उनको मौका नहीं मिला। भी कुछ चंद साल पहले, 10 साल पहले वो चले गए दुनिया से। वो चाहते थे मैं अपना घर दोबारा देखूँ जो मैं बना के छोड़ गया। लेकिन सिर्फ यही एक अननेचुरल बॉर्डर नहीं है, बल्कि अंग्रेजों ने दुरंत लाइन खींचकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को डिवाइड किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल और पंजाब के जरिए सब कॉन्टिनेंट में आर्टिफिशियल स्टेट्स पैदा की, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कश्मीर का तनाजा खड़ा किया। तो उन्होंने ये कैसे और क्यों किया, आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बड़ी गेम क्या थी, जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। तो फिर तैयार हो जाइए पार्टीशन ऑफ इंडिया की जियोपॉलिटिकल रियलिटी को समझने के लिए। मेरा नाम है हारिस अहमद खान और आप देख रहे हैं हारिस एक्सप्लेन्स। Independence Day for India. As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, communal hatred flares up in the Punjab. 1 million people become refugees overnight. पार्टीशन ऑफ इंडिया के हवाले से हमें बहुत से नजरिए मिलते हैं और आज तक आप लोगों को गेस करते ही देखेंगे कि इस बंटवारे की आखिर वजह क्या थी। चाहे रिसर्चर्स हों या आम आदमी, कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि सिर्फ उसकी बताई हुई कहानी सच है। ऐसा क्यों है? तो ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि बाय डिजाइन है, और इसे कहते हैं डिवाइडेड एम्पियरा, मीन्स डिवाइड एंड रूल। 1800s में पूरी दुनिया पर ब्रिटिश एम्पायर का राज था और सब कॉन्टिनेंट जिसे यूनाइटेड इंडिया भी कहा जाता था वो भी इससे कुछ मुख्तलिफ ना था। तो 1857 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंडिया से ताल्लुक रखने वाले फौजियों ने बगावत की, जिसे देखते ही देखते मुख्तलिफ स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया। अब इस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर लड़ रहे थे। इसमें आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी थे, तो झांसी की रानी भी। और ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए इतना बड़ा शौक था जिसे उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज होने के बाइस कुचल तो दिया, मगर कभी भूले नहीं। तो यहाँ से उन्होंने डिवाइडेड एम्पायर यानी कि डिवाइड एंड रूल की वो रूलिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जिसे रोमन्स ने इजाद किया था और जिसे इस्तेमाल करके उन्होंने दुनिया पर सदियों हुकूमत की। अब ब्रिटिश ने इस पर काम शुरू किया और न सिर्फ इंडिया बल्कि जहाँ जहाँ रूल किया वहाँ रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल डिवाइड्स पैदा किए। जैसे इंडिया में हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच रिलीजियस डिवाइड्स, तो मिडिल ईस्ट में अरब्स और ऑटोमन टर्क्स के बीच रेशियल डिवाइड्स। जितने ज्यादा ग्रुप्स उतनी ज्यादा कहानियां, और हर एक के नजदीक उनकी कहानी सच्ची और दूसरे की झूठी। तो इस तरह ब्रिटिश ने बासानी पूरी दुनिया पर हुकूमत की। 1940 तक कोई ये नहीं कह सकता था कि जिस ब्रिटिश एम्पायर के बारे में ये कहा जाता था कि उसमें कभी सूरज गुरूब नहीं होता, उसका भी सूरज कभी गुरूब हो सकता है। मगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा ही हुआ, और वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होते ही 1945 में ब्रिटेन माशी तौर पर इस पोजीशन में नहीं रहा कि वो अपनी दुनिया भर में मौजूद कॉलोनीज को रूल कर सके। तो आखिर ये बात तो तय हो गई कि अब उन्हें इंडिया से जाना ही था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन्हें इंडिया से जाना ही था तो वो इंडिया को यूनाइटेड छोड़ते या डिवाइडेड, इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता था? तो यहाँ से कहानी शुरू होती है उनके बड़े जियोपॉलिटिकल गेम की, जिसे समझने के लिए हमें वापस हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1800s में ब्रिटिश एम्पायर अपनी सबसे कीमती कॉलोनी इंडिया पर रूल कर रही थी और उसके बिल्कुल सर पर उसकी दुश्मन रशियन एम्पायर मौजूद थी। इन दोनों एम्पायर्स के बीच सेंट्रल और साउथ एशिया पर इन्फ्लुएंस के लिए कंपटीशन चल रहा था, जिसे द ग्रेट गेम भी कहा जाता है, और जो 1900s तक जारी रहा। तो ब्रिटिश को ये डर था कि रशियंस जो सेंट्रल एशिया में दाखिल हो चुके हैं अब वो साउथ एशिया में भी आएंगे और इंडिया को इन्वेड
करने की कोशिश करेंगे और गेटवे बनेगा ये रीजन, जिसे उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने गिलगित में वॉच टावर्स लगाने शुरू किए और इस रीजन के महाराजा के मामलात को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया था। और ये महाराजा कौन था? ये था महाराजा हरी सिंह, जिसकी प्रिंसली स्टेट में जम्मू, कश्मीर, गिलगित और बल्तिस्तान शामिल थे। तो ब्रिटिश ने अपने ऑफिसर्स भी यहाँ पोस्ट करने शुरू कर दिए और देखते ही देखते 1877 में इसे ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंसी का नाम दे दिया गया, जिसे आज हम गिलगित एजेंसी के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में 1893 में दुरंत लाइन खींची गई, जिसका मतलब था कि अगर रशिया अफगानिस्तान को इन्फ्लुएंस करता है तो वो इंडिया तक ना पहुंच सके, बिकॉज रशियाज ऑल टाइम एम इज टू रीच टू द वार्म वाटर पोर्ट्स, जहां से ट्रेडिंग हो सके। हमेशा से यही था और आज भी यही है। लेकिन इसका एक और मकसद भी था और वो था पश्तूनों को अलग करना, ताकि वो अंग्रेजों के लिए एक मुश्तरका खतरा न बन सके। दिस इज जियोपॉलिटिक्स, डिवाइड एंड रूल। सालों बाद 1922 में रशियन एम्पायर अब सोवियत यूनियन बन गई थी, मगर थ्रेट वही था। तो ब्रिटिश ने गिलगित में ट्रूप्स डिप्लॉय करना शुरू कर दिए अपने नॉर्दर्न बॉर्डर को बचाने के लिए। साथ ही उन्होंने एक और काम किया कि उन्होंने महाराजा हरी सिंह को प्रेशराइज करके एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी कर्नल, जिन्हें कर्नल कैल्विन कहा जाता था, उन्हें हरी सिंह का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। कर्नल कैल्विन ने महाराजा से गिलगित एजेंसी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को 60 साल लीज पर दिलवा दिया, जिसके बाद वहाँ पहली ब्रिटिश एयरफील्ड बनी और इस तरह गिलगित बल्तिस्तान को एक बफर बना दिया गया अगेंस्ट सोवियत रशियन इन्वेजन। तो इससे हमें पता चलता है कि ये रीजन जम्मू, कश्मीर, गिलगित और बल्तिस्तान जियोपॉलिटिकली कितना इंपॉर्टेंट है और महाराजा हरी सिंह ब्रिटिश पर कितना डिपेंडेंट था। वर्ल्ड वॉर 2 हो गई और अब ब्रिटिश ने इंडिया से जाना था, तो वो कैसे रशिया को ये खुला मैदान दे देते जो अब और डेंजरस सोवियत यूनियन बन चुका था। तो अब उन्होंने कुछ ऐसा करना था जिससे रशिया का एक्सेस इस रीजन में ना बन सके। और चूंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का रवैया प्रो सोशलिस्ट और प्रो रशिया था, जो कि वो जानते थे, तो उन्हें यहाँ एक और मुल्क चाहिए था जो प्रो ब्रिटेन और प्रो वेस्ट हो। तो इसीलिए दे डिसाइडेड टू डिवाइड इंडिया इन सच अ हरी कि किसी को कुछ फिगर आउट करने का मौका ही ना मिले। जिस पार्टीशन को कई महीने लग सकते थे, उसे सिर्फ 6 हफ्तों का वक्त दिया गया, जिसे अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान एक आजाद रियासत बन गया, मगर उसके पास मुल्क चलाने के पैसे नहीं थे। उन्हें पता था कि अगर पाकिस्तान को सरवाइव करना है तो उसे वेस्ट के कैंप में जाना ही पड़ेगा। और इवेंचुअली ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान अमेरिका के पास गया। साथ ही उनका मकसद सिर्फ 2 मुल्क बनाना नहीं था, बल्कि 2 दुश्मन मुल्क बनाना था, ताकि अगर एक उनके अगेंस्ट कैंप में जाए तो दूसरे को उनके साथ मिलना ही पड़े। और अगर आप इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लें तो ऐसा ही हुआ है। मगर आखिर उन्हें लड़ाना कैसे है? तो इसलिए ब्रिटिश ने कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इंजीनियर किया। एंड व्हाई आई एम सेइंग इंजीनियर किया, वो अब मैं आपको बताता हूँ। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों की आर्मीज को ब्रिटिश ऑफिसर्स कमांड कर रहे थे। जनरल रॉब लॉकहार्ट इंडिया और जनरल फ्रैंक मैसरवी पाकिस्तान को कमांड कर रहे थे। ओवरऑल इंडो पाक के सुप्रीम कमांडर थे फील्ड मार्शल क्लॉड ऑशनलेक। और लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के गवर्नर जनरल बने। तो पॉलिटिक्स अब भी ब्रिटिश के हाथ में थी। अब महाराजा हरी सिंह चूंकि एक प्रिंसली स्टेट के रूलर थे, तो उनके पास ये इख्तियार था कि वो इंडिया और पाकिस्तान में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते थे। मगर इससे पहले कि वो किसी को ज्वाइन करते, उनके खिलाफ लोकल्स की तरफ से पूंछ जागीर, जो कि कश्मीर का एक रीजन था और मॉडर्न डे रावलपिंडी और हजारा डिस्ट्रिक्ट को बॉर्डर करता है, वहाँ बगावत हो गई और नजदीकी इलाके जो पाकिस्तान का हिस्सा थे, वहाँ से कबायली लोगों ने कश्मीर को इन्वेड करने की कोशिश की। जिसके बाद हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन करके इंडिया को ज्वाइन कर लिया। कहा यह भी जाता है कि इसे ब्रिटिश कमांडर जनरल फ्रैंक मैसरवी ने इंजीनियर किया था, मगर ये हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ डॉट्स को कनेक्ट करके मायने निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद कश्मीर को लेकर इंडो पाक वॉर ऑफ 1948 हुई, जिसमें दोनों तरफ के ब्रिटिश ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शंस मिली कि वो इस वॉर में हिस्सा नहीं लेंगे। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि इस जंग के दौरान दोनों फोर्सेस के ब्रिटिश कमांडर्स एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट में थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि जब इस जंग के दौरान पाकिस्तान के जनरल फ्रैंक मैसरवी लंदन गए और जनरल डॉगलस ग्रेसी ने उनकी जगह चार्ज संभाला, तो उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के कश्मीर के लिए जंग करने के ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया था। इस तरह जब सीज फायर हुआ तो दोनों मुल्कों के बीच कश्मीर रीजन का बंटवारा हो चुका था, जिसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा खराब से खराब तर ही होता रहा। और इस तरह ब्रिटिश ने जाते जाते भी इस रीजन में अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट बरकरार रखे।
बहुत जल्द अमेरिका ने ब्रिटेन की जगह ली और वेस्टर्न वर्ल्ड का लीडर बना, तो उसने भी इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखा और सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए न सिर्फ इस रीजन में बल्कि अफगानिस्तान में भी अपनी इन्फ्लुएंस पैदा की। जियोपॉलिटिकली कोल्ड वॉर में भी कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट बहुत वाइटल बन गया था बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन, और इंडिया ने सोवियत का कैंप ज्वाइन किया तो पाकिस्तान ने यूएस का। उसके बाद सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद जब यूएस एज अ सोल सुपर पावर बन गया और यूनिपोलैरिटी का दौर शुरू किया, तब भी उसने मेक श्योर किया कि द इशू रिमेन्स इंटैक्ट। रशिया इस रीजन में कभी अपना इन्फ्लुएंस नहीं फैला सका और जो लाइंस उसके लिए ब्रिटिश ने खींची थी वो वहां से कभी आगे ही ना बढ़ सका। मगर आज इस रीजन में ड्रैगन ने सर उठाया है। चाइना इस रीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है थ्रू इट्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो गिलगित बल्तिस्तान से होकर गुजरता है और उन्हीं वार्म वाटर पोर्ट्स तक पहुंचता है जो कि कभी रशिया का ख्वाब हुआ करते थे। साथ ही इंडिया को इंटिमिडेट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में चाइना अपनी प्रेजेंस को मेक श्योर बना रहा है और इस बार इंडिया पाकिस्तान ने भी कैंप स्विच कर लिए हैं। पाकिस्तान, चाइना और इंडिया इस वक्त यूएस के कैंप में है, मगर इशू वहीं का वहीं है और विद टाइम और भी खतरनाक हो सकता है। मगर एक बात तो तय है कि आज भी इस रीजन की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होने के बायस ये मसला हल होता नजर नहीं आता। हजारों सालों से ताकतवर मुल्कों ने अपने मकासद के लिए छोटे मुल्कों को निशाना बनाया है, उन्हें लड़वाया है और उनका इस्तेमाल किया है। पार्टीशन ऑफ इंडिया भी इससे कुछ मुख्तलिफ न था और उसको बुनियाद बनाकर वेस्टर्न पावर्स ने सिर्फ इस रीजन में अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है और अपने हरीफों को आगे बढ़ने से रोका है, जो वो आज भी कर रहे हैं। मगर इस सब में नुकसान सिर्फ आम इंसान का ही होता है।